Hello everyone, this is Professor MH or today we will discuss final account of manufacturing concern format। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फाइनल अकाउंट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बनाएंगे उनके फॉर्मेट को। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्यों बनाया जाता है, उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको फाइनल अकाउंट बनाने से, दैट वी डिड लास्ट टाइम। हम लोग ने उसको एक्सप्लेन किया था और समझा था कि क्यों हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। आज हम लोग एक एक करके इनका फॉर्मेट देखने वाले हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आपको बता दूं कि इसके अंदर आएगा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग और उसके अंदर क्या क्या आइटम आएंगे, ट्रेडिंग का मतलब क्या और उसमें क्या क्या आइटम आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या और उसमें क्या क्या आइटम आएंगे, और बैलेंस शीट का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या आइटम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मेट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लिख लेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए जो ये साइड होता है दिस इज योर डेबिट साइड, राइट, एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पर्टिकुलर अमाउंट ये तो आपको पता ही है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, तो याद रखना है ये जो डेबिट साइड होता है मैन्युफैक्चरिंग का, इसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सब लिखना है, और यहाँ जो क्रेडिट साइड में होता है वो सब जितने भी इनकम्स आएंगी वो सब हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम होंगी वो लिखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा डाउट आएगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग प्रोडक्शन कर रहे तो फैक्ट्री में करेंगे, तो फैक्ट्री में तो सिर्फ आपका खर्चा होगा, इनकम क्या है, फैक्ट्री में इनकम क्या आती है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि इससे क्या मतलब होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बस ये पता होना चाहिए जो डेबिट साइड होता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस एक्सपेंस, क्रेडिट साइड जो होता है वो क्या होता है, इनकम होता है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ चीज आप बनाते हो तो क्या चीज यूज करते हो आप, मटेरियल यूज करते हो। तो कितना मटेरियल, कितना कच्चा माल यूज होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आई बात समझ में, क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनता है तो हम लोग उसके अंदर कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ चीज़ को बनाते हैं। उस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत होता है, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कच्चे माल की, हमें ज़रूरत होती है कच्चे माल की, इसलिए हमें उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो उसका फॉर्मेट कैसा है, तो मैं आपको पहले इसको दिखा देता हूँ कि उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस परचेज एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्रा, ये सब आएगा, लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो कंज्यूम्ड इतना होगा। तो कंज्यूम का फॉर्मेट ये है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग घर पे राशन भरते हो, राशन भरते हो कि नहीं भरते हो, तो राशन में समझो आप चावल के ऊपर बात करो, राइस के ऊपर बात करो। अब राइस आपने पूरे महीने में, या आप महीने का बना रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, आपने पूरे महीने में कितना कंज्यूम किया, कितना खाया, कितना यूज़ कर लिया, तो वो निकालना है। तो आप क्या देखते हो कि मेरे पास राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास राइस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे पास राइस पहला कितना था, 10 kg था। ठीक है, मेरे पास राइस कितना था पहला, 10 kg था। मैं सिर्फ अमाउंट में बताता हूँ, किलो में बताता हूँ, तो आपको फिर उसका अमाउंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 किलो था, बराबर है। फिर आपको लगा कि ये महीने में, ये स्टार्टिंग में, हाँ बच्चा, अभी कौन सा अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर के 1 अक्टूबर को आपके पास 10 किलो था। आपने कुछ और परचेस किया, बोला भाई ये महीने में और खर्चा हो सकता है क्योंकि दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल आने वाले, तो यूज़ ज़्यादा होगा, तो आपने और 50 किलो खरीद लिया। खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया, यहाँ रुपीस का साइन है, लेकिन मैं केजी में समझा दूंगा तो आपको रुपीस में निकालने आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो 50 किलो खरीद लिया। अब 50 किलो आपने खरीदा, फिर परचेज एक्सपेंस है जो भी आएगा वो एक्सपेंस में है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, ठीक है। परचेज एक्सपेंस जो भी रहेगा वो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक कॉलम और ड्रॉ करके।
तो आपको क्या अमाउंट में भी समझ में आ जाएगा। 10 किलो का भाव था समझो, 1 किलो का था 100 रुपया, ठीक है, तो 1000 रुपया हो गया। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? 50 किलो और ख़रीदा तो 50 किलो इंटू 100 kg के हिसाब से इतना, ये रुपीज़ में हो गया। हाँ, ये यहाँ पे मैं रुपीज़ लिख देता हूँ, तो हम लोग ने ये यहाँ लिख दिया। परचेज उसको ख़रीदने का खर्चा हुआ समझो 500, मतलब ख़रीदने का खर्चा मतलब आप कहीं दूर से लेके आए उसको, तो गाड़ी भाड़ा लग गया आपका 500 रुपया, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न, फिर उसमें देखा यार 1 पैकेट ख़राब निकला, 2 पैकेट ख़राब निकला, बोला यार ये तो ख़राब हो गया, हम लोग ने तो अच्छा माल मंगाए थे, ख़राब हो गया, तो ख़राब क्या करते, परचेज रिटर्न करते ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न करेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रिटर्न होगा। तो समझो आपने 2 पैकेट रिटर्न किए, तो 2 पैकेट इंटू 100 रुपीज़ के भाव से, तो कितना रिटर्न हो गया, 200 रिटर्न हो गया। अब जब आप इन सबको एडलेस करोगे तो आपको क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, जैसे इन सबको ऐड करना है, इन सबको लेस करना है, ठीक है। तो लेस, अभी क्लोजिंग स्टॉक आपको पता होगा कि भाई हमारे पास अभी जो बचा है वो कितना माल बचा है, ये सब पहले से 10 किलो पड़ा था, 50 किलो खरीदा, 500 रुपया खर्चा हुआ, 200 रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास समझो एग्जाम्पल के तौर पे 20 किलो राइस बच गया, तो 20 किलो राइस मतलब कितने का हो गया, 100 रुपये का हो गया। 100 रुपये के हिसाब से 20 किलो कितना हो गया, 2000। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास पहला था 1000 रुपये का चावल, फिर 5000 का चावल और ख़रीदा, उसको ख़रीदने का 500 रुपये का खर्चा आया, और फिर उसमें से हम लोग ने कुछ रिटर्न कर दिया, और बाद में पता चला एंड ऑफ द मंथ मतलब 31 अक्टूबर को हम लोग को पता चला कि हमारे पास अभी 20 किलो बचा है। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने कितना खा लिया होगा, तो इनको प्लस माइनस करने का। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे ना, तो जब आप इसको प्लस माइनस करोगे, तो मैं यहाँ सम का फंक्शन डाल दो 4300, तो हम लोग ने पूरे अक्टूबर मंथ में 4300 रुपये का चावल खा लिया। अब आप मैं बता दूं कि आपने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा था, 1000 रुपये का, सॉरी लास्ट मंथ का 1000 रुपये का था, फिर खरीदा 5000 का, टोटल मिला के आपके पास हो गया कितना, 500 रुपये ऐड करके, फिर उसमें से आपने परचेज रिटर्न माइनस किया, और एंड में जितना बचा वो माइनस किया, तो एंड में बचा 4300। इसका मतलब आपने 4300 का मटेरियल कंज्यूम किया। तो एज ए कंपनी अगर आपके पास होगी तो आप भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे कि कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है। आई बात समझ में, यस और नो? तो पहला आपको ये लिखना है। फिर क्या होता है सेकेंड आइटम, वैसे इसको फर्स्ट लिखते हैं। सेकेंड आइटम मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। कुछ माल ऐसा होता है जो लास्ट मंथ में कुछ बना गया था और बनना बाकी था, वर्क इन प्रोग्रेस। हो सकता है कुछ कच्चा माल को प्रोसेस किया था और आधे में छोड़ दिया था, तो उसका ओपनिंग लिखने का। जैसे ही आपने इधर ओपनिंग लिखा और रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर आएगा। आई बात समझ में? तो क्लोजिंग आप इधर लिखोगे। आई बात समझ में? जब ओपनिंग इधर लिखा तो क्लोजिंग इधर, तो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग इधर हो गया, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हो गया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हो गया। आई बात समझ में? अब इसके नीचे 3-4 आइटम और माइनस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में और क्या यूज़ होता है, डायरेक्ट वेजेस, मतलब वर्कर लोग को सैलरी वैलरी देंगे, ठीक है, तो वर्कर्स का। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद आप पे करोगे क्या, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है, जैसे डिज़ाइन एक्सपेंस, रॉयल्टी एक्सपेंस, क्योंकि आप डिज़ाइन कर रहे हो तो दूसरे से बोरो किया तो उसके ऊपर खर्चा रहेगा, वो सब खर्चा आप यहाँ पे दिखाओगे। फिर क्या माइनस करोगे आप, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो माइनस करोगे, जैसे कि रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर, फ्यूल, स्टोर्स, ऑयल, ये सब आप लोग माइनस करोगे फैक्ट्री के खर्चे में, ठीक है। फिर एक लास्ट वाला इसको टोटल कर लेना है, टोटल कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा इसका टोटल एक्सपेंस, कि कोई भी चीज़ को बनाने का खर्चा आपको ये सबको टोटल करने पे आएगा। आई बात समझ में? तो पहला लास्ट मंथ का जो भी कच्चा माल था वो लेने का, जो प्रोसेस में था वो लेने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। फिर ये महीने में जितना भी या ये साल में जितना भी आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया वो लेने का, वर्कर का वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस जो भी रहेगा सबको ऐड करने का। तो फिर ये तो आपके खर्चे हो गए। अब इनकम कहाँ से होएगा, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ भंगार निकला हो तो आप उसको सेल करोगे, तो यहाँ पे आएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये सबको प्लस माइनस करने के बाद ये जो कच्चा माल प्रोसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कच्चा माल बन के तैयार हो जाएगा फिनिश गुड्स, और वो फिनिश गुड्स हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही वो फिर माल हम लोग कस्टमर को बेचेंगे। आई बात समझ में?
तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है कि जितना भी रॉ मटेरियल का खर्चा, फिर वर्कर का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, वो सब लेने का, सब में से आपका जो भी क्लोजिंग WIP हुआ या सेल ऑफ स्क्रैप हुआ वो माइनस करने का, तब जाके आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये अमाउंट आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ये अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये आपका कौन से साइड है? क्रेडिट साइड है, तो ट्रांसफर होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। तो ये वाला जो यहाँ पे है ना, ये वाला फिगर क्रेडिट साइड में है, जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो आ गया है, अब इसको सेल कर दो। तो सबसे पहला हम लोग को वही लिखना पड़ेगा, सेल्स। आई बात समझ में? ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया ना, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो हम लोग ने माल बना के रख दिया, अब माल बना के रख दिया तो अब इसको सेल करो। ठीक है, अब सेल कर रहे हो सकता है पहला भी कोई माल हो, तो हमारे पास WIP कुछ होगा, सॉरी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो यहाँ पे लिखने का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, फिर कुछ माल फैक्ट्री से बन के आया, ये टोटल माल लेने का, ये टोटल माल को क्या करने का? सेल। सेल्स में से हो सकता है कि कुछ रिटर्न गया हो, तो इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। आई बात समझ में? जैसे सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आपको एक्चुअल नेट सेल्स पता चलेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? यस और नो? तो यहाँ पे जो आपने लिखा है ना ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास लास्ट मंथ का कुछ माल रहेगा तो वो लिखो। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो भी माल बन के तैयार हुआ, ये वाला पार्ट हम लोग ट्रेडिंग में ला के रख देंगे। तो टोटल हमारे पास ये वाला अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे, और सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस होता है तो वो माइनस करके लिख देंगे। आई बात समझ में? यस और नो? फिर देखो यहाँ पे ओपनिंग लिखा है तो इसके अपोजिट में क्लोजिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग। बस इसको क्लोज करने का। और आपको पता है जब ट्रेडिंग क्लोज करते हैं तो आपको क्या मिलता है? या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। आई बात समझ में? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसको टैली कर लेने का। टैली करने में कुछ नहीं है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कच्चा माल आता है वो सब, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सब ऐड करते हैं, उसमें से क्लोजिंग WIP माइनस करते हैं और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते हैं, तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस मिलता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग को कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करके शो करना पड़ता है। पहले से कोई माल कच्चा पड़ा हो, फिनिश गुड्स पड़ा हो, जो माल बिका नहीं हो लास्ट मंथ में, वो उसको यहाँ लिखने का, टोटल करने का, टोटल को सेल करने का, फिर अपने को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलेगा। लेकिन हो सकता है ये माल के अंदर से आपने कोई माल जल के खराब हो गया हो, प्रोपराइटर लेके चला गया हो, या फ्री सैंपल के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हो। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे दिखनी है। तो ये जो माल तैयार हुआ है ना, तो ये माल को या तो आप बेच दो कैश में, या हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, या प्रोपराइटर लेके चले जाए। प्रोपराइटर मतलब ओनर बोलेगा यार मुझे भी ये माल यूज़ करना है तो मैं इसको लेके जाता हूँ, वो लिखने का। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल के तौर पे दिया, मतलब एक टाइप का सेल ही हो गया ना, पैसा नहीं आने वाला है, तो सेल्स के नीचे लिखने का। तो ये तीनों में क्या होगा? ये तीनों ऑप्शन में क्या होगा? गुड्स जाएगा। जब जाता है तो सेल्स होता है ना, लेकिन ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स नहीं है, तो इनको सेपरेटली शो करना पड़ता है। तो इसीलिए सेल्स के नीचे ये तीनों आइटम लिखने का। और जब आप इसको पूरे को प्लस माइनस करोगे तो या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस। और जैसे ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलेगा, अपना नेक्स्ट स्टेप आएगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे। अगर ग्रॉस लॉस आया तो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस लॉस है। आई बात समझ में? और ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, तो यहाँ पे सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब पीएनएल के अंदर क्या होगा? पीएनएल में आ जाते हैं। अब पीएनएल में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। जो भी माल यहाँ बना, मैन्युफैक्चरिंग में माल बना, माल बनने के बाद हम लोग ने उसको ट्रेडिंग में लेके आए सेल करने के लिए। ट्रेडिंग में सेल वेल होने के बाद प्रॉफिट मिला। अब उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको कुछ इस तरीके से याद रखने, पहला ऑफिस रिलेटेड, दूसरा सेल्स से रिलेटेड, तीसरा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा आपको यहाँ शो करना है। तो मेन ये तीन खर्चे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या आएगा?
एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिस रिलेटेड खर्चा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, सेल्समैन, कैरेज, आउटवर्ड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन आएगा। फाइनेंस में कौन कौन से खर्चे आएंगे, तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैड डेट्स, तो ये सब आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे माल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग में माल बनेगा, ट्रेडिंग में माल को बेचा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे ऑफिस के, सेलिंग के, फाइनेंस के, वो सब माइनस करना पड़ेगा। उसके अंदर और भी 2-3 आइटम आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रिसिएशन आ सकता है, फिर आपका आ सकता है लॉस बाय फायर, ये मैं आपको बताऊंगा इसका, क्योंकि ये वाला इधर पे भी आया था यहाँ पे, तो ये जब एडजस्टमेंट करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू। फिर आपको मिल सकता है कोई भी आपने सेल किया होगा, उसके ऊपर लॉस हुआ होगा, इनकम टैक्स पे किया होगा, वो सब आया होगा। तो ये कुछ आइटम है, जनरलाइज है, मतलब छोटे मोटे आइटम है, ये आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन ये जो 3 एक्सपेंस है ना, एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस, ये तो आपको लिखना ही है। उसके अलावा ये जो गुड लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनकम टैक्स, ये जब आएगा तो लिखने का, नहीं आएगा तो नहीं लिखने का। आई बात समझ में, यस और नो। अब इनके अलावा जब गुड्स आपने बेचा था, तो गुड्स बेचा था तो सेल्स लिखा था, ये इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है कि कुछ हम लोग को अदर इनकम मिले, जैसे कि कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, हम लोग ने किसी को लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिला, सेल किया एसेट को तो प्रॉफिट मिला, ये सब आपकी अदर इनकम है। तो अदर इनकम को आपको यहाँ लिखना है। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या, गुड्स को बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स आ गया, उसको सेल करो, सेल करने के बाद उसका प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करो, और उसके बाद जो भी अदर इनकम होगी उसको यहाँ ट्रांसफर करो। ये ट्रांसफर करने के बाद जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा। एक और था यहाँ पे रिजर्व एप्रोप्रिएशन, बताना भूल गया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा जो कि बैलेंस शीट में ज़्यादा ट्रांसफर होगा। तो नेट प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर करो, या नेट लॉस आया तो वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। और लास्ट पार्ट आपका क्या है, बैलेंस शीट, दैट वी विल सी। तो इसका जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। नेट लॉस आया तो इधर जाएगा माइनस में, प्रॉफिट आया तो भी इधर आएगा लेकिन ऐड होगा। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में माल बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट में वही माल को सेल करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल किया हुआ जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट इनकम है उसको एडलेस करने का, और फिर जो भी बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने का। अब बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है, बैलेंस शीट के अंदर 4 आइटम है। क्रेडिट साइड में यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं आएगा, यहाँ आएगा लायबिलिटीज़, और यहाँ आएगा आपका क्या आएगा, एसेट्स आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 4 आइटम याद रखना है। लायबिलिटी में कैपिटल, रिजर्व, लोन, करंट लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे 3 आइटम याद रखने का, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। आई बात समझ में। इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन याद रखना बैलेंस शीट में आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है, कैपिटल, रिजर्व, लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। कैपिटल का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ईजी है। कैपिटल का जो भी आपका आपने पैसा डाला होगा वो लिखने का, ठीक है। समझो आपने पैसा लगाया था 1 लाख, फिर आपने कुछ फ्रेश कैपिटल लगाया, समझो 50,000 लगाया, फिर आपको नेट प्रॉफिट हुआ समझो 25,000 का, फिर आपने उसमें से कुछ माइनस विड्रॉ कर लिया होगा 15,000, तो जो भी इसको प्लस माइनस करके आएगा दैट यू हैव टू राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये अमाउंट। तो एक्चुअल में आपके बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल लगा, आपके बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल लगा, तो आपका कैपिटल होएगा 1,60,000। तो पहला 1 लाख डाला था, फिर 50,000 और डाला, फिर नेट प्रॉफिट हुआ वो ऐड करने का, नेट लॉस रहेगा तो माइनस करने का। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो भी आपने पैसा विड्रॉ किया है वो यहाँ पे माइनस करने का। इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में एक्चुअल में आपने कितना पैसा लगाया। आई बात समझ में, यस और नो। और ये सब आइटम तो आपको याद ही होंगे, ये सब आइटम को आपको ध्यान में रखना है। फिक्स्ड एसेट में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। करंट लायबिलिटी में आपको याद रखने हैं क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन एंड कैश एट बैंक, और इसको आप टोटल कर देंगे। तो ये आपका सिर्फ फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग में पूरा माल बनाने का खर्चा, माल बनने के बाद वो जाएगा किस में,
ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में माल बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट इनकम है वो एडलेस करेंगे। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट एंड में बचता है वो नेट प्रॉफिट को आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और बैलेंस शीट बना के छोड़ देना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये तो बच्चा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। इसका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है और लॉजिकल तरीके से। ठीक है, आप इसको एक दो बार और रेफ़र करो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है, ट्रेडिंग कैसे बनता है, P&L कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बाद में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम आप इसको एक दो बार रेफ़र करो, कॉपी करो, बुक में फेयर करो और फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।